खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आज का सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ रिवीजन करने वाले हैं और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करें। देखें यहां दिया गया है 4 लाइन और सुंदर सी आपके लिए। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना पड़े। मतलब लड़ाई हमारी किसी और से नहीं, हमें अपने आप से लड़नी है, अपनी सफलता के लिए लड़ना है, अपनी सपने को पूरा करने के लिए लड़ना है। इसी क्रम में हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करें। देखें पहला दिया गया, हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार जी जो हैं ये वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको जरूर एक प्रश्न याद रखना है कि नौसेना की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में नौसेना का गठन किया गया था। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नौसेना में हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान शामिल किया गया है, तो वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है INS विक्रांत है और ये भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान है। और कहां से शामिल किया गया? तो कोच्चि से शामिल किया गया। यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को हम देखें जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मातृ मृत्यु दर में 130 से घटकर कितनी हो गई है? तो यह वर्तमान में कितना हो गया है? 97 हो गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मातृ मृत्यु दर का रेशियो कितने पर लिया जाता है? तो 1 लाख महिलाओं में। कितने? 1 लाख महिलाओं में यह मातृ मृत्यु दर लिया जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान में कि मातृ मृत्यु दर वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है भारत का, तो असम राज्य जो है इसमें मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो केरल राज्य। कौन सा राज्य मित्रों? केरल राज्य है, यहां मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। इसी क्रम में आपको बाल लिंगानुपात से संबंधित बाल मृत्यु दर भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल मृत्यु दर सर्वाधिक कहां है, तो यह मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहां है? तो केरल में है। इसी क्रम में साक्षरता भी याद रखें। साक्षरता की अगर बात की जाए तो साक्षरता भारत में सर्वाधिक कहां है? तो आपको ध्यान रखना है केरल राज्य में, चाहे वो महिला हो या पुरुष वर्ग हो, तो साक्षरता का रेशियो सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां है? तो बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। इसी क्रम में आपको जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनसंख्या सर्वाधिक कहां है? तो उत्तर प्रदेश। कहां है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां है? तो यह भी देखना है सिक्किम में जो है यह जनसंख्या सबसे कम है। इसी क्रम में लिंगानुपात ध्यान रखें। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो महिला और पुरुष का पूछा जाए लिंगानुपात, तो केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि हरियाणा में लिंगानुपात की बात की जाए तो यह सबसे कम भारत में लिंगानुपात कहां है? हरियाणा में है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा दिसंबर माह के लिए UNSC, अत्यंत महत्वपूर्ण, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसकी अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो भारत ने 1 माह के लिए इसकी सदस्यता को ग्रहण किया है। अगर हम बात करें कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें से 10 जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। कौन? 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल आप ध्यान रखेंगे, कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का होता है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, हाल ही में पहला सिलचर महोत्सव का आयोजन किन 2 देशों की प्रगाढ़ता को मजबूत करने के लिए प्रारंभ किया गया है? तो सिलचर महोत्सव
पूछा जाए तो आपका यहां से संबंध होना चाहिए भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रगाढ़ता को और मजबूत करना या व्यापारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण को और मजबूत करना, यही उद्देश्य है किसका, सिलहट सिलचर महोत्सव का। इसी क्रम में हमको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। क्या है मित्रों, ढाका है। और यहां की प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। शेख हसीना जी जो हैं यहां की प्रधानमंत्री हैं। और यहां की मुद्रा का नाम क्या है, टका जो है मित्रों, यहां की मुद्रा का नाम है। साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश कौन कौन से युद्धाभ्यास में शामिल होते हैं, तो संप्रीति, संप्रीति युद्धाभ्यास, साथ ही साथ बोंगो सागर युद्धाभ्यास नामक युद्धाभ्यास में भारत और बांग्लादेश शामिल होता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इसका जो सही आंसर हमारा है ये प्रसून जोशी है। कौन है, प्रसून जोशी है। आपको ध्यान रखना है, प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी क्रम में अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहां समर की राजधानी जो है देहरादून और गैरसैंण जो है इनकी राजधानी है। और वर्तमान में यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तराखंड को जाना जाता है। अगर पूछा जाए हेली नेशनल पार्क का संबंध या जिम कार्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, तो ये उत्तराखंड से है। सबसे पहले इसी का नाम हेली नेशनल पार्क था, उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके जिम कार्बेट नेशनल पार्क किया गया और वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की 70 सीटें हैं। और यहीं पे पहली महिला, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। उनका नाम क्या है, तो रितु खंडूरी हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। आइए, और उत्तराखंड राज्य का गठन कब होता है, तो आप ध्यान रखना है 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। और उत्तर प्रदेश से 13 नए जिले काटकर उत्तराखंड राज्य की गठन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंडियन कोस्टल गार्ड में किस नाम से स्वदेशी निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, तो यहां नाम याद ध्यान रखेंगे। यम के 3rd स्क्वाड्रन क्या है, तो ये कोस्ट गार्ड की रक्षा के लिए हल्का स्वदेशी लाइट हेलीकॉप्टर है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये बनाया गया है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इसे शामिल किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा 48,500 वर्ष पूर्व जोम्बी वायरस की खोज किया गया है। मतलब 48,500 वर्ष से पूर्व का जो वायरस है उसे देखा गया है। तो देश हमारा कौन है, रूस है। कौन है, रूस है। तो रूस की राजधानी क्या है, मास्को जो है यहां की राजधानी है। और यह यूरोप महाद्वीप का देश है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रूस है। और अगर तटीय सीमा वाला देश पूछा जाए तो वो कनाडा होगा। अगर पूछा जाए रूस की राजधानी जो मास्को है, यहां से पूछा जाता है पांच पत्तनों का सागर के नाम से किसे जाना जाता है, तो 5 पत्तनों के सागर के नाम से मास्को को जाना जाता है। अगला हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसैनिक पोत शिवालिक और कामोटा किस देश के मैत्री दौरे पर हैं, तो ये वियतनाम के हैं। कौन है, वियतनाम के। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। क्या है, हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखना है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य की जो विभाजन रेखा है इसका नाम क्या है,
तो 17 डिग्री समांतर रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखा का नाम है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है श्री श्री रविशंकर जी को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप ध्यान रखेंगे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है इसके संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी हैं और इन्हीं को द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को हम देखें अगर, तो हाल ही में कौन सी महिला न्यायमूर्ति ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है? अब यहां देखिए दो महिला जज हैं, इनका नाम लिखा गया है न्यायमूर्ति बेला त्रिपाठी हैं और न्यायमूर्ति हिमा कोहली हैं। इनकी अध्यक्षता में तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया है। अगर हम बात करें तीसरी बार, तो यहां जरूर याद रखना है कि पहली बार कब गठित हुआ था? तो 2013 में पहली बार, दूसरी बार 2018 में और तीसरी बार 2022 में गठित किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति बेला त्रिपाठी की और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की अध्यक्षता में महिला पीठ का गठन किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न किया गया है? तो हमारे यहां सही विकल्प जो है ये सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी जो है यहां की राजधानी है और अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास द्विपक्षीय युद्धाभ्यास सिंगापुर के साथ आयोजित किया गया। आपको ध्यान रखना है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास का संबंध किससे है? तो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में सेबी के द्वारा बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है यहां पर सुंदरम न्यायमूर्ति हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है सेबी की, तो आपको ध्यान रखना है कि सेबी का गठन किस अधिनियम के द्वारा होता है? तो अधिनियम दोस्तों 1992 है। लेकिन अगर स्थापना की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 12 अप्रैल कब होता है दोस्तों? 12 अप्रैल 1988 को होता है। कब होता है? 12 अप्रैल 1988 को होता है। और यहां पर इसका बीएसई का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका फुल फॉर्म है। और भारत का सबसे पुराना या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बीएसई है। और इसका सूचकांक क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इसका सूचकांक क्या है? तो सेंसेक्स जो है इसका सूचकांक है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स क्या है? तो उसका सेंसेक्स निफ्टी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत द्वारा G20 देशों को किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण किया जाएगा? मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो G20 देशों का सम्मेलन होना है 2023 में भारत में, तो यह क्रम कौन सा होगा या अध्यक्षता का क्रम क्या है? तो यहां देखिए हमारा जो सही विकल्प है यह 18वां क्रम है। अगर हम बात करें G20 देशों की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है? 1999 ईस्वी में होती है। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय नहीं है। अगर हम बात करें यहां G20 देशों में, तो आपको ध्यान रखना है G20 देशों में 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन जो है इसमें शामिल है। यूरोपीय यूनियन की बात कर ले तो इसमें 27 देश शामिल हैं। और इसकी जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय कहां स्थित है? तो बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि 2022 का G20 देशों का शिखर सम्मेलन कहां बुलाया गया था? तो इंडोनेशिया के बाली में। कहां? इंडोनेशिया के बाली में। और 2023 का कहां बुलाया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इंडोनेशिया का जो था यह क्रम 17वां था और यह भारत में जो आयोजित किया जाएगा इसका क्रम 18वां होगा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला आपका है हाल ही में आरबीआई द्वारा
कौन से खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया? तो उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक रूपी जो है ये ई रूपी है। क्या नाम है? ई रूपी है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। और वर्तमान में जितनी मुद्राएं या वर्तमान में जितने मानक का जो मुद्राएं हैं ये इन्हीं का सबका डिजिटल रुपया जो होगा वो क्या होगा? ई रूपी के रूप में लागू जारी किया जाएगा। ऐसा आरबीआई का गाइडलाइन है। इसी क्रम में आरबीआई से आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा होता है? तो अधिनियम 1934, अधिनियम 1934, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके पहले गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो गवर्नर के रूप में ऑसबोर्न स्मिथ को नियुक्त किया जाता है। जबकि हम बात करें भारत के गवर्नर के रूप में तो सीडी देशमुख को पहले भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। और तब इसका मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? तो इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई, कहां? मुंबई में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगले प्रश्न को हम देखें। अगला हमारा है हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे महंगा दवा जिसका नाम है हेमेजिल्स, किस रोग से संबंधित है? दवा जो है हेमेजिल्स है और ये किस रोग से संबंधित है? तो ये हीमोफीलिया नामक रोग से संबंधित है। अब आपका अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी आनुवांशिकता के आधार पर होती है? तो हीमोफीलिया हो गई और वर्णांधता, ये जो बीमारियां हैं ये आनुवांशिक बीमारियों के नाम से जानी जाती हैं। इसका मुख्य लक्षण क्या है? तो रक्त का थक्का ना बनना इसका मुख्य लक्षण है हीमोफीलिया का। अगर हम बात करें इसे अन्य नाम से तो इसे शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के आवश्यक होता है। और रक्त का थक्का बनने ना दे इसके लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो वहां आपको याद रखना है हिपैरिन है। इसी क्रम में अगर बात करें रक्त की खोज किसने किया था? तो आप ध्यान रखेंगे विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त का खोज किया था। और रक्त का खोज कार्ड लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। साथ ही साथ रक्त पर संचरण तंत्र की खोज की बात करी जाए तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगर बात करें रक्त की तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से भाग स्थित होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है प्लाज्मा है, आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है। प्लाज्मा 45% होती है, साथ ही साथ प्लाज्मा 55% होता है और 45% में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है। आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किसे सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता है? तो यह मंथन है, इसके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। इनके द्वारा कार्य में अगर बात करें तो इन्होंने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को या सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है। इसी कारण इनको उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगर व्यक्ति के रूप में बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है किसे दिया गया है? तो बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को दिया गया है। और संगठन के रूप में बात किया जाए तो प्रथम नामक एनजीओ को दिया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला है हाल ही में सुदर्शन चक्र को ने राजस्थान के रेगिस्तान में
किस अभ्यास का आयोजन किया? तो यहां नाम से ही आपको प्रश्न समझ में आ रहा है। तो ये सुदर्शन प्रहार अभ्यास है और राजस्थान की सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में शामिल करने का समझौता किया गया? तो दक्षिण कोरिया ने पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र है उसमें इन्वेस्ट किया है। कहां? तो आपको ध्यान रखना है नागपुर से मुंबई के बीच में जो टोल प्लाजा है इनका कलेक्शन को और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाना, इसीलिए दक्षिण कोरिया की कंपनी के द्वारा यहां पर क्या किया गया है? समझौता ज्ञापन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर लें तो इनके अध्यक्ष के रूप में हंसराज गंगाराम अहिर को चुना गया है। यहां आपको ध्यान रखना है संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है और अनुच्छेद आप ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद में है? 338 का खा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार हवाई सेवा में डिजी सेवा प्रारंभ किया गया? डिजी सेवा का मतलब यहां डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। बोर्डिंग के समय में जो समय लगता है वेरिफिकेशन में, उस समय को टोटली डिजिटल करने का उद्देश्य के लिए यह डिजी सेवा प्रारंभ किया गया है, डिजिटल वेरिफिकेशन। और ये कहां? तो दिल्ली में, बेंगलुरु में, वाराणसी में यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां पर भारतीय उड्डयन मंत्री कौन है? केंद्रीय उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। और इसको कहां से प्रारंभ किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? अब देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में निरंतर बने रहते हैं। पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में मृदा दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न यही हो जाता है कि हम विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की मृदा दिवस की थीम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, यही इसका थीम है। अगर हम बात करें यह कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया, तो 2014 से। और अगर यहां से एक नाम आपको याद रखना है, भूमि बोला, राजा भूमि बोला, जिन्होंने भूमि संरक्षण के बारे में बहुत सारे योगदान किए हैं। इसी कारण इनकी स्मृति में भी विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहां के राजा थे? तो थाईलैंड के राजा थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो देखिए ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षाओं में। पहला अगर हो रहा है तो यह चेन्नई में किया गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और यहीं पर राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। अब तटीय की बात हो रही है तो आपको कुछ फैक्ट ऐसे हैं मित्रों जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है। अगर पूछ लिया जाए मुख्य भूमि से यहां पर तटीय सीमा भारत की कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है ये 5422 किलोमीटर। कितना है? 5422 किलोमीटर। अगर कुल पूछा जाए कुल द्वीपों सहित, ध्यान रखना है कुल द्वीपों सहित अगर पूछ लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 7416 किलोमीटर जो है तटीय सीमा भारत की है कुल द्वीपों सहित। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे लंबे तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात राज्य है। और छोटा कौन है, तो तटीय सीमा वाला सबसे छोटा गोवा है। इसी क्रम में आपको यह भी ध्यान रखना है तटीय सीमा से ही कि कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं, तो भारत के 9 राज्य जो हैं ये तटीय सीमा से लगते हैं। यह काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ें और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लें। हाल ही में किस देश में दृष्टिबाधित
T20 दृष्टि बाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाना है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो युवराज सिंह को बनाया गया है। किसे, युवराज सिंह को बनाया गया है। यह भी आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न के माध्यम से देखा था मित्रों कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोगों ने उस प्रश्न के आधार पर देखा कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और यहां से आपको ध्यान रखना है कि 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था, और उसी के बाद से ही नौसेना दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया। और यह क्रम कौन है, तो यह क्रम 51वां है, यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, देखिए दिया गया है, निम्न में से यूनेस्को के द्वारा किन सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, मतलब किन स्थानों को शामिल किया गया है। तो ये 3 स्थान है शामिल किए गए हैं। पहला क्या है, फ्रांस का बागेट ब्रेड से जुड़ा कुटीर ज्ञान है, ग्वाटेमाला का भोजन आस्था उत्सव का सप्ताह है, और चीन का चाय प्रसंस्करण। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रांस का बागेट ब्रेड है, ग्वाटेमाला का भोजन आस्था है, तीसरा चीन का चाय प्रसंस्करण की जो विधि है, इन तीनों को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब बात हो रही है यूनेस्को की, तो आप ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो 16 नवंबर 1945। कब, 16 नवंबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहां है, पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो आंद्रे अजोले जी जो हैं, ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। और भारत में विश्व विरासत स्थल के रूप में कितने स्थलों को चुना गया है, 40 स्थलों को चुना गया है। 39वां कौन है, रामप्पा मंदिर है। 40वां कौन है, तो आपको याद रखना है धौलावीरा है। इसी क्रम में अमूर्त विरासतों की बात कर लें दोस्तों, तो अमूर्त विरासतों की संख्या भारत में 14 है। और नवीनतम कौन है, तो दुर्गा पूजा है, जो कि कोलकाता से संबंधित है। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया, पुनः दिया गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता में कौन शामिल है, तो इसमें नीलिमा कटियार शामिल है, डॉक्टर एना बाबूराम जी शामिल हैं, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी शामिल हैं। अब इस सेशन का यहां पर आपको इसको ध्यान देना है, स्टेम का मतलब क्या होता है, तो यस से यहां साइंस है, टी से यहां टेक्नोलॉजी है, ई से यहां इंजीनियरिंग है, एम यहां मैथ है, मैथमेटिक्स से है। तो इन क्षेत्र से संबंधित ये सारे महिलाएं हैं, इनको इसमें शामिल किया गया है। और ये कहां पर हुआ है आयोजित, तो इसका आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग पॉजिटिव नजरिए के साथ आगे बढ़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को, हाल ही में चर्चा में रहा फूड कॉन्क्लेव में पहले स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड के मुख्य अतिथि कौन थे। सबसे पहला प्रश्न कि पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में यह पहला न्यूट्रिटिव जो आपका फूड कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में किया गया। दूसरा, वर्तमान में पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री, किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं, तो वाणिज्य मंत्री जो हैं वो कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में। कहां, नई दिल्ली में किया गया। और यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर मोटे अनाज के उपयोग में, मोटे अनाज से संबंधित जानकारियों का जो उद्देश्य है, इसी आधार पर फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना, मोटे अनाज से अगर पूछा जाए 2023 का वर्ष मोटे अनाज का वर्ष के रूप में किसके द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरिक्ष बहस 2022 का आयोजन कहां किया गया, तो यह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। यह भी आपको याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतरिक्ष सेवाएं या अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपण किए जा रहे हैं उससे संबंधित जो तकनीकी है या जो कठिनाइयां हैं या जो उसमें सुगमता का लक्ष्य है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसी संबंधित ये आपका कॉन्क्लेव था, बहस था। और इसका आयोजन कहां किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में यूरोपीय संघ
भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन कौन सा संस्करण आरंभ किया गया? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय संघ का भारत प्रतियोगिता सप्ताह जो कि आयोजन किया गया, यह संस्करण कौन था? तो ये हमारा संस्करण 5वां था। कौन था? 5वां था। आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में कि यूरोपीय संघ के द्वारा भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 में जो मनाया गया उसका क्रम 5वां था। अगला हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर बात करें हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 विजेता पुस्तक द चिपको मूवमेंट के लेखक कौन है? अब कई प्रश्नों में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो हम पहले इस प्रश्न का आंसर देखें तो इसके लेखक शेखर पाठक हैं। कौन है? शेखर पाठक हैं। और चिपको मूवमेंट का अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1973 में वर्तमान में उत्तराखंड के चमौली से प्रारंभ किया गया था और इसके प्रणेता के रूप में दो नाम याद रखेंगे, बाबा आमटे, साथ ही साथ दूसरा नाम सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है चिपको आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? या तो प्रश्न में बाबा आमटे दिया रहेगा या तो सुंदरलाल बहुगुणा दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगर खेजरी संरक्षण के बारे में अगर राजस्थान से पूछा जाए तो यहां नाम आप याद रखेंगे अमृता बिश्नोई। कौन? अमृता बिश्नोई का संबंध किससे है? तो यह भी चिपको आंदोलन से संबंधित था और यह राजस्थान में प्रारंभ किया गया था, अमृता बिश्नोई जी द्वारा प्रारंभ किया गया था और खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से संबंधित था। इसी क्रम में एपिको आंदोलन भी पूछा जाता है। एपिको आंदोलन, इसका संबंध कहां से है? ये कर्नाटक। कहां से है? कर्नाटक से है, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि निवेश पोर्टल, इस पोर्टल का नाम याद रखेंगे, कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। कब किया है? तो ये 5 दिसंबर को किया है, क्योंकि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है। क्या होता है? विश्व मृदा दिवस होता है। इसी के उपलक्ष्य में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किस पोर्टल को प्रारंभ किया गया? तो निवेश पोर्टल को प्रारंभ किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ये 2022 का है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के द्वारा गन्ना उत्पादन के लिए या किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पंचामृत योजना। पूछा जा सकता है कि पंचामृत योजना का संबंध किससे है? तो किसानों की आय दुगुना करने से है और किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। अगला हमारा है हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो पहले स्थान पे जो है ये 2 शहर हैं। कौन कौन है? एक सिंगापुर है, दूसरा न्यूयॉर्क है। अगर बात करें सिंगापुर की तो इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी ही है और न्यूयॉर्क जो है ये USA का शहर है। ऊंची ऊंची मीनारें, साथ ही साथ चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये न्यूयॉर्क शहर है, ये जाना जाता है। इसी क्रम में आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, यूएनओ या यूएन संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूएन के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। 6 भागों में से 5 भाग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। एकमात्र ऐसा भाग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के बाहर है। आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वह भाग है जिसका मुख्यालय USA से बाहर है, द हेग में है, जो कि कहां से संबंधित है? नीदरलैंड से संबंधित है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है, आप भी याद रखेंगे। प्रश्न की बात करें तो हमने यहां देखा कि सबसे महंगा शहर कौन है दोस्तों? तो ये सिंगापुर न्यूयॉर्क है। और अगर सस्ता पूछ लिया जाए दोस्तों, सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। यह सबसे सस्ता शहरों में है रहने योग्य। इसी क्रम में अपने भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत के टॉप 100 में कोई भी शहर शामिल नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में हम देखें, अगला हमारा है हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 से सम्मानित
किया गया है। इस प्रश्न में अगर देखें तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ के कह सकता है कि बैंकों का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला पुरस्कार निम्न में से किस बैंक को दिया गया है। यह प्रश्न और कठिन हो जाएगा। इसी नाते आप ध्यान रखें, द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर जो अवार्ड है इसे बैंकों का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। और ये किसे दिया गया है, तो ये केनरा बैंक को दिया गया है। किसे दिया गया है, केनरा बैंक को। इसके मुख्यालय कहां है इसका, तो बेंगलोर में है। और एलबी प्रभाकर जो हैं इसके प्रमुख हैं, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहां किया गया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो इसका आयोजन लंदन में किया गया था, जहां पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो ये उन्नति हुड्डा है। कौन है, उन्नति हुड्डा है। ये अंडर 17 भार वर्ग, अंडर 17 भार वर्ग में भारत के लिए पहली सिल्वर पदक विजेता कौन है, तो उन्नति हुड्डा है। ये अभी आपको याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ें और अपनी सफलता को निश्चित करें। देखिए अगला दिया गया, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, राजीव लक्ष्मण जी हैं, इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को, कब दोस्तों, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है, तो यह पीसी महालनोबिस जी से संबंधित है। अगर हम बात कर लें विश्व में अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछा जाएगा तो 20 अक्टूबर होगा, राष्ट्रीय पूछा जाएगा तो इसका जो है 29 जून होगा। साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको ध्यान रखना है पीसी महालनोबिस आधार पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। पहली किस पर आधारित थी, हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा है, हाल ही में क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, तो ये सौराष्ट्र बना है। उप विजेता कौन रहा है, तो महाराष्ट्र दोस्तों उप विजेता रहा है। कौन रहा है, उप विजेता महाराष्ट्र रहा है। इसी क्रम में ध्यान रखें, क्या सौराष्ट्र पहली बार यह खिताब जीती है, नहीं, 2008 में यह ट्रॉफी सौराष्ट्र जीत चुकी है। और ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है यहां से, अगर बात की जाए हाल ही में T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया गया था, 8वां संस्करण था। और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया, कहां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और यहां विजेता टीम कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा। अब याद कर लें, यहीं पे 2019 का वनडे वर्ल्ड कप भी किसने जीता है, तो इंग्लैंड ने जीता है। आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए हम लोग आगे बढ़ें, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा दिव्य कला मेला का आयोजन कहां किया जाए, तो यहां देखिए नई दिल्ली में किया गया। और दिव्य कला मेला किससे संबंधित है, तो समाज में दिव्यांग जन जो हैं उनकी प्रतिभाओं को यहां पर प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उनके आर्ट क्राफ्ट को यहां दिखाने का मुख्य उद्देश्य है। और यहां प्रतिभाग करने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो दिव्यांग हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। कहां, दिव्य कला मेला में। अगला हमारा है, हाल ही में राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया। यहां देखिए ये लोंगेवाला वही चेक पोस्ट है जहां पर पाकिस्तान के द्वारा 1971 में लोंगेवाला जो चेक पोस्ट है वहां से रात्रि के दौरान भारत में घुसपैठ किया जाता है। और मात्र 120 सिपाहियों ने अपने सीमित संसाधनों के द्वारा उनका डटकर मुकाबला किया और उनको मार भगाया। उन्हीं के पराक्रम को याद करने के लिए लोंगेवाला पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कौन सा है, तो ये ध्यान रखेंगे 51वां पराक्रम दिवस मनाया गया है। अब इस पराक्रम से एक प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, आपसे हाल ही में पूछा गया है कि पराक्रम दिवस का आयोजन किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। आप ध्यान रखेंगे कब मनाए जाने की घोषणा, 23 जनवरी, प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
का नारा, साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेताजी के नाम से प्रबोधन या नेताजी के नाम से उद्बोधन सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी को किसने किया था? तो रूडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था और नेताजी ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से उद्बोधित किया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। त्रिपुरी संकट का संबंध किससे है? जो कि 1938 में होता है, यह सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है, जो कि रास बिहारी बोस। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव होता है अध्यक्ष का, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं और यहां कहा जाता है गांधी जी के द्वारा कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। और इसी पर सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां पर उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भाप से संचालित अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये जाक्सा है अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये कहां की है? जापान की है। कहां की है? जापान की है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है। और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा हैं। साथ ही साथ जापान के सबसे अधिक लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिंजो आबे जी थे, जिनका नारा में गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया। और 2021 का पद्म विभूषण सम्मान और 2022 का नेताजी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे जी को दिया गया है। इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण देखेंगे, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय का स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे इस निदेशालय का कार्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही साथ जाली नोट, नकली नोट या मादक पदार्थ या सोना का जो तस्करी किया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए कौन सी संस्था है? राजस्व खुफिया निदेशालय है। और इसी के 65वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। कौन सा? अनुच्छेद 280 में है। साथ ही साथ पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। और एनके सिंह जो हैं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में हैं। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री जो होते हैं जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न देखें, हाल ही में किस संस्था के द्वारा अपनी पहली वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये विश्व मौसम संगठन, जिसकी स्थापना 1950 में होती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके द्वारा जारी किया गया। अब इस लक्ष्य के बारे में बात करें तो जल का जो संरक्षण है इस पे जोर देने की बात की गई है। साथ ही साथ यह भी बताया जाने की कोशिश किया गया है कि लगातार जल पीने योग्य जल के स्तर में गिरावट देखी जा रही है, जो कि चिंता का विषय है या गंभीर विषय है। इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें मित्रों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो स्वच्छ जल की बात कही गई है। यह भी कई बार पूछा गया है कि स्वच्छ जल की बात किस इंडेक्स में कहा गया है? तो SDG नंबर 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात की गई है। आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। इन्हीं के द्वारा 3 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर जो होता है ये विश्व दिव्यांग जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन यहाँ की सरकार के द्वारा दिव्यांग विभाग स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इसी क्रम में लेखा परीक्षक के पद की सृजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। कौन है?
तमिलनाडु है। अगर इसी क्रम में पूछा जाए रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन है? गोवा है। और उच्च स्तर में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? तो ये गोवा होगा। साथ ही साथ प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा लागू करने वाला कौन होगा? तो ये उत्तराखंड होगा। यह भी इसी क्रम में याद रखना है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है और यहां पर उद्गार देखा गया है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो नुनसंतारा है। आप ध्यान रखेंगे G20 देशों की 2022 की बैठक कहां बुलाई गई? इंडोनेशिया के बाली में बुलाया गया। साथ ही साथ यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो जो हैं यहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने हाल ही में पढ़ रखा है मित्रों मोना लोआ ज्वालामुखी, यहां भी उद्गार देखा गया है। तो यह किस देश से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है ये यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है और यहां पर हाल ही में उद्गार देखा गया है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी या भूकंप या सुनामी कहां पर आती है? तो प्रशांत महासागर में आता है, क्योंकि यहां पर रिंग ऑफ फायर अग्निवलय कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी के कारण यहां सबसे ज्यादा सुनामी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार, साथ ही साथ सबसे ज्यादा सुनामी आने का चांस बना रहता है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो वह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो आईआईटी कानपुर को चुनाव किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आईआईटी हब बनाए जाने की। यहीं पर उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां याद कर लेंगे। जैसे अगर बात की जाए नाइट सफारी पार्क की, तो यह कहां बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर कानपुर की बात कर ले तो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में अगर बात करें 33वां हाथी रिजर्व कहां पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि पीलीभीत और खीरी लखीमपुर से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? दूसरा होगा। पहला कौन है? शिवालिक है। दूसरा कौन है? तो आपको तराई हाथी रिजर्व है। अगर बात करें आर्द्र भूमियों की तो 10 आर्द्र भूमियां, भारत में 10 आर्द्र भूमियों वाला दूसरे स्थान पर राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज्यादा 14 आर्द्र भूमियों वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय आपको याद रखना है पीएम शहरी आवास योजना में पहले स्थान पे कौन है? शहरी में तो उत्तर प्रदेश है। और ग्रामीण की बात करें तो राजस्थान है। इसी क्रम में जल आपको ध्यान रखना है अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करते हैं। देखिए अगला आपका दिया गया हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवाती तूफान, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया और इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। पहला प्रश्न यह हो गया कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। अब इस मेंडोस का मतलब क्या होता है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका मतलब जो है खजाने का पिटारा जो है इसका अर्थ होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहां पर कि ये कहां पर आएगा? तो आपको ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है इससे पहले 2022 का पहला चक्रवात जो आया था उसका नाम क्या था? असनी, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ होता है क्रोध। इसी क्रम में आप तौकाते को ध्यान रखेंगे। तौकाते बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था और इसका नामकरण किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा किया गया था। तो इसका भी अर्थ आपको ध्यान रखेंगे चिल्लाती हुई या चिगड़ती हुई छिपकली जो है इसका अर्थ था। अगला आपका है हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का 9वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? तो यह गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी क्या है?
पणजी है, पणजी है। यहीं से याद कर लें जीएसटी संग्रहालय, जीएसटी संग्रहालय भारत में स्थापित किया गया है। वो कहां स्थापित किया गया है? गोवा की राजधानी पणजी में। इसका नाम बड़ा सुंदर सा है, धरोहर। याद रखेंगे धरोहर क्या है? तो जीएसटी संग्रहालय है जो कि गोवा की राजधानी पणजी में स्थापित किया गया है। आयुर्वेद कांग्रेस का अगर अर्थ यहां मतलब समझे तो आपको ध्यान रखना है, यहां प्रतिभाग आयुष मंत्रालय, कौन? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया और राज्यों की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां से भी इन लोगों ने प्रतिभाग किया है। आयुष में अगर बात करें, एक आशय यहां आयुर्वेद है, क्या है? आयुर्वेद है। साथ ही साथ वाई का यहां आशय योग है, यू का आशय यहां यूनानी है और यश का यहां आशय सिद्ध है या सिद्धि और यच का यहां होम्योपैथी है। क्या है? होम्योपैथी है। इसके 3 केंद्र हैं। आयुर्वेद की बात करें तो इसका केंद्र गोवा में है, यूनानी की बात करें तो इसका केंद्र गाजियाबाद में है और अगर होम्योपैथी की बात करें तो इसका नई दिल्ली, कहां है? नई दिल्ली में है। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम लोग इसी क्रम में यह भी ध्यान रखें कि केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं केंद्रीय आयुष मंत्री के रूप में हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2022 का सबसे चर्चित शब्द किसे चुना गया है? को ग्लोबिन मोड है, ग्लोबिन मोड है। इसका मतलब क्या होता है? लालची होता है या स्वार्थी होता है या समाज की जो अपेक्षित अवधारणाएं हैं उस पे खरा ना उतरने वाला जो है वो क्या कहलाता है? ग्लोबिन मोड है, जो कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा सबसे चर्चित वर्ड के रूप में चुना गया है। अगला हमारा है, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम मशीन का स्थापना कहां किया गया? तो यहां हैदराबाद में किया गया। मतलब अभी तक हम लोग पैसा जो है एटीएम से निकाला करते थे, अब क्या है? अगर हमारी आवश्यकता गोल्ड की कॉइन की है तो हम एटीएम के माध्यम से गोल्ड कॉइन प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा भारत में किया गया है पहली बार। तो ये कहां? हैदराबाद में स्थापित किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड कॉइन देने वाला एटीएम कौन है? तो ये जो हैदराबाद में स्थापित किया गया है ये है। इसी क्रम में आपको याद रखना है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए जाने के लिए किया गया था 1948 में। इसी क्रम में हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर है। किससे? मूसी नदी के तट पर है। और हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग किसे दिया गया है? तो हैदराबादी हलीम को दिया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? और भारत का एकमात्र शहर है वो हैदराबाद है, यह भी आपको याद रखना है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में गठन हुआ था और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर यहां पर इसका गठन हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला, हाल ही में कहां पर स्थित स्टार्टअप खेती ने वर्ष 2022 का अर्थ 60 पुरस्कार जीता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, खेती जो है ये हैदराबाद का स्टार्टअप है और यहां ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स प्रणाली के आधार पर कौशिक नाम है इनका और इनके द्वारा यह बताया गया कि 90% कम जल की खर्च में साथ ही साथ 7 गुना अधिक पैदावार प्राप्त किया है और यहां पर जो बीमारियां फसलों में लग जाती हैं उससे भी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसी कारण यहां पर इस पुरस्कार अर्थ 60 पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के एक जो संस्थान स्टार्टअप है उसका नाम खेती है, जो कि हैदराबाद से संबंधित है। टोटल 5 लोगों को दिया गया है और ये कहां? यूनाइटेड किंगडम के जो प्रिंस है, प्रिंस विलियम के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी आप याद रखेंगे, एडवांस है। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फ्रंटियर है। वो कहां से संबंधित है? अमेरिका से। अगर पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। यहां का राष्ट्रीय खेल याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है राष्ट्रीय खेल
खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है और इसी में एक शब्द यूज होता है होमर। क्या? होमर। यह भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत की कौन सी खिलाड़ी ने सिल्वर पदक प्राप्त किया है? तो ये मीराबाई चानू है। आपको ध्यान रखना है, विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो कोलंबिया के बगोटा में इसका आयोजन किया जा रहा है और यहां पर सिल्वर पदक किसने प्राप्त किया है? मीराबाई चानू ने। गोल्ड किसने प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है चीन की खिलाड़ी ने। किसके? चीन के खिलाड़ी ने। और मीराबाई का खेल आपको ध्यान रखना है, ये वेट लिफ्टिंग से है या भारोत्तोलन से संबंध है और 49 किलोग्राम में ये खेलती हैं, यह भी ध्यान रखना है। यहां से आपको ध्यान रखना है, बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ ईयर के रूप में किसे? मीराबाई चानू को चुना गया है। और कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? सिल्वर पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में पहली पदक प्राप्तकर्ता मीराबाई चानू रही और टोक्यो ओलंपिक में भी पहली पदक प्राप्तकर्ता भारत की तरफ से मीराबाई चानू रही, यह भी ध्यान रखना है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यह भी ध्यान रखना है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और आपको ध्यान रखना है, कीव किस नदी के तट पर है? तो नीपर नदी के तट पर स्थित है और अनाज की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूक्रेन को। अगर पूछा जाए यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? तो जैपोरेजिया परमाणु संयंत्र है जो कि यूक्रेन से संबंधित है। साथ ही साथ चेर्नोजेन टाइप की मिट्टी कहां पाई जाती है? तो यूक्रेन में पाया जाता है। और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध भी कहां से है? तो यूक्रेन से है, जो कि 26 अप्रैल 1986 में होता है। आपको यह भी याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 जारी किया गया? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है या इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रेषण या इसी को रेमिटांस कहा जाता है। मतलब जो हमारे देश के लोग जो बाहर में या विदेशों में नौकरी करते हैं, वहां से धन अर्जन करते हैं और उस धन को अपने परिवार वालों के बीच में भेजते हैं, वह प्रेषण राशि कहलाती है। और विश्व का एकमात्र या पहला ऐसा देश है जिसने 100 बिलियन डॉलर रेमिटांस प्राप्त किया है। ऐसा करने वाला ये भारत जो है ये पहले स्थान पे है। पिछले वर्ष भी भारत पहले स्थान पे था। और आपको ध्यान रखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई रेमिटांस की प्राप्ति में? तो 12% की वृद्धि हुई है। आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला हमारा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 48वां है। और पहले स्थान पे कौन सा है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर है। इसकी राजधानी हमने कई बार बात कर रखी है, सिंगापुर सिटी है। इसी क्रम में यहां एविएशन की बात हो रही है, नागरिक उड्डयन से, तो भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसी क्रम में हाल ही में कुछ रिपोर्ट आया है, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है? तो किंग हमद हवाई अड्डा है। अगर पूछा जाए सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है यूएसए का। और भारत का सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो बेंगलुरु में स्थित है। और अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अभी अगले प्रश्न में हम लोगों ने देखा है दिल्ली, बेंगलुरु, अन्य जगहों पर डीजी सेवा, डिजिटल वेरिफिकेशन सेवा प्रारंभ की गई है। कहां से? तो आप ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए पहला यूरोपीय यूनियन जो है उसकी अध्यक्षता है उर्सुला वॉन डेर। दूसरा क्रिस्टीना लेगार्ड है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और निर्मला सीतारमण जो हैं ये भारत से संबंधित हैं। ये अगर क्रम में देखा जाए तो टोटल 36वें क्रम में है और भारत में देखा जाए तो पहले स्थान पे हैं। और टोटल 100 में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? 6 महिलाएं शामिल हैं। अगला हमारा है, यहां देखिए गीतांजलि श्री दिया गया है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करता पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये गीतांजलि श्री है।
अगला हमारा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में मैत्री दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? 6 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला हमारा है, हाल ही में संगम अभ्यास का आयोजन किस देश की नौसेना के साथ किया गया है? तो यहां देखिए, ये यूएसए और भारत, किसके? यूएसए और भारत के बीच में संगम अभ्यास का आयोजन किया गया है और ये नौसेना अभ्यास है। इसी क्रम में टाइगर ट्रंप साथ ही साथ वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास साथ ही साथ मालाबार और आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नौसेना युद्धाभ्यास कौन है? तो रिमपैक है और इसका आयोजन 2022 में कहां किया गया? तो हवाई द्वीप पे किया गया था। और भारत की तरफ से कौन गया था? तो आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया था, किसमें? रिमपैक में। अगला हमारा है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। और ड्रोन से संबंधित हम बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का जो उपयोग है उसी से संबंधित यह ड्रोन प्रशिक्षण है, जो कि कहां आयोजित किया गया? चेन्नई में। और चेन्नई राजधानी किसकी है? तो आप ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु राज्य की राजधानी के रूप में है। अगला हमारा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो ये मुंबई में आयोजन किया गया। यह भी ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय पैक मैक सम्मेलन मुंबई में। और लास्ट सेशन का है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां कौन है, कितनी है? तो 12 महारत्न कंपनियां हैं। नवीनतम कौन है? तो पावर कॉर्पोरेशन है, 12वीं REE है। तो आपको ध्यान रखना है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये नवीनतम महारत्न कंपनियां हैं और टोटल 12 हैं। और भारत के यहां जो महारत्न कंपनी के रूप में ओएनजीसी लिखी गई है, इसकी स्थापना 1956 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार सिंह। इसी क्रम में याद रखेंगे, अलका मित्तल ये पहली महिला थी, महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी। किसकी? ये महारत्न कंपनी ओएनजीसी की महारत्न कंपनी की महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी। कौन? अलका मित्तल को। यह भी आपको याद रखना है। इसी प्रश्न के आधार पर ये जो 60 प्रश्नों का रिवीजन सीरीज है यही समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप अपना प्रेम स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए और अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगता है। और आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।